राधिका, एक ईमानदार पुलिस ऑफिसर, आज अपने दफ्तर में बैठी थी, लेकिन उसके दिमाग में कुछ और चल रहा था। वो सोच रही थी उस केस के बारे में जो कुछ दिन पहले उसकी नज़र से गुजरा था। एक गरीब आदमी जिसका नाम रवीश था, डीएम आदित्य से मदद की गुहार लगा रहा था, लेकिन उसने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। रवीश का कहना था कि उसकी बेटी गंभीर रूप से बीमार है और इलाज के लिए पैसे नहीं हैं। वो यह भी कहता है कि उसने डीएम से मदद की अपील की थी, लेकिन उसकी बातों को नजरअंदाज कर दिया गया था। राधिका के लिए यह मामला पूरी तरह से असामान्य था। डीएम आदित्य, जो खुद को गरीबों के समर्थक और समाज के उत्थान के लिए काम करने वाला बताता था, उसने एक आदमी की मदद क्यों नहीं की? राधिका का दिल कहता था कि रवीश झूठ नहीं बोल रहा था। उसने फैसला किया कि वो खुद डीएम से इस मामले पर बात करेगी। राधिका डीएम आदित्य के दफ्तर पहुंची। आदित्य, जो एक सौम्य और समझदार अधिकारी था, उसका स्वागत करते हुए बोला, राधिका, तुम कुछ कहना चाहती हो? राधिका ने सीधे सवाल किया, आदित्य, तुमने रवीश की मदद क्यों नहीं की? आदित्य थोड़ी देर तक चुप रहा। वो जानता था कि यह सवाल आने वाला था। उसने कहा, रवीश ने मुझसे मदद की गुहार की थी, लेकिन उस समय मैं कुछ खास प्रोजेक्ट्स पर काम कर रहा था। मैं उसकी बातों को नज़रअंदाज नहीं कर सकता था, लेकिन उस दिन मेरा ध्यान और समय किसी और काम में था। राधिका को यह समझ में आया, लेकिन वो चाहती थी कि आदित्य इस बात को समझे कि कभी-कभी एक छोटी सी मदद से किसी की जिंदगी बदल सकती है। उसने आदित्य से कहा, तुमसे मैं उम्मीद करती हूं कि जब भी कोई गरीब मदद के लिए आए तो तुम उनका साथ दो। रवीश की बेटी का इलाज अब बहुत ही अहम हो गया है। आदित्य ने अपनी चुप्पी तोड़ी और कहा, रवीश का आवेदन तो मेरे पास आया ही नहीं था। मैं हमेशा गरीबों की मदद करता हूं, लेकिन उस दिन सिस्टम ने उसे नजरअंदाज कर दिया था। आदित्य खुद इस घटना से हैरान था। राधिका को अब यह समझ में आ गया था कि मामला सिर्फ एक गलतफहमी का नहीं था, बल्कि इसमें कुछ और भी था। शायद कुछ और ताकतें इस घटना के पीछे थीं। उसने आदित्य से कहा, आदित्य, हमें रवीश की मदद करनी होगी, लेकिन पहले हमें यह जानना होगा कि उसके साथ क्या हुआ था। आदित्य और राधिका मिलकर रवीश को ढूंढने का फैसला करते हैं। दोनों पुलिस और प्रशासन के रास्ते पर चलने लगते हैं, लेकिन इस बीच वे नहीं जानते कि क्या कुछ और राज छिपे हुए हैं जो इस मामले को और भी जटिल बना सकते हैं। राधिका और आदित्य मिलकर रवीश को ढूंढने की कोशिश करते हैं। रवीश के बारे में कोई पुख्ता जानकारी नहीं मिल रही थी और शहर के पास के गांव में भी उसका कोई पता नहीं था। आखिरकार आदित्य ने एक पुराने रिकॉर्ड से रवीश के गांव का पता निकाला। वो दोनों उस गांव की ओर चल पड़े जहां रवीश अपनी बीमार बेटी के साथ रहता था। गांव पहुंचने पर राधिका और आदित्य ने देखा कि गांव में लोग बुरी हालत में थे और उनकी जिंदगी की राह बहुत मुश्किल थी। रवीश का घर एक छोटे से कच्चे मकान में था, जिसमें एक छोटी सी खिड़की से सूरज की हल्की सी रोशनी आ रही थी। घर के बाहर खड़ी रवीश की पत्नी सुमित्रा ने उन्हें देखकर आश्चर्यचकित होते हुए कहा, आप लोग यहाँ क्यों आए हैं? राधिका और आदित्य ने सुमित्रा से विनम्रता से पूछा, हमें रवीश से मिलना है, वो कहाँ है? सुमित्रा की आंखों में डर था, लेकिन उसने धीरे से कहा, वो अंदर हैं, लेकिन वो आपसे नहीं मिलना चाहता। वो बहुत परेशान है, बहुत परेशान। राधिका और आदित्य घर में प्रवेश करते हैं और अंदर रवीश अपनी बेटी के पास बैठा हुआ था। बेटी की हालत बहुत गंभीर थी। रवीश ने आंखों में आंसू भरकर कहा, आप दोनों आ गए, लेकिन मेरी मदद करने से पहले एक बात जान लीजिए। मेरी बेटी का इलाज अब किसी से नहीं हो सकता। मैं सब कुछ खो चुका हूं। राधिका और आदित्य एक दूसरे को देखते हैं। फिर आदित्य ने रवीश से पूछा, तुमने डीएम से मदद क्यों नहीं मांगी? हमने तो सुना था कि तुमने मदद के लिए आवेदन किया था, लेकिन वो कहीं से नहीं आया। रवीश का चेहरा उदास हो गया और उसने अपनी जेब से एक छोटा सा कागज निकाला जो उसकी मदद की अपील थी। रवीश ने कहा, यह आवेदन मैंने आदित्य साहब को भेजा था, लेकिन शायद किसी कारणवश वो खो गया। मैं क्या कर सकता था? मैंने सब कुछ खो दिया। अब मेरी बेटी की हालत में कोई सुधार नहीं होगा। राधिका और आदित्य को यह सुनकर और भी हैरानी हुई। रवीश के शब्दों में कुछ था जो एक बड़ा राज खोलने की ओर इशारा कर रहा था। रवीश ने आगे कहा, वो कागज कभी डीएम तक नहीं पहुंचा। क्या आप सोच सकते हैं कि अगर किसी की मदद के लिए यह सिस्टम नहीं चलता तो किसके पास जाएगा? आदित्य और राधिका दोनों में से कोई भी इस स्थिति को समझ नहीं पा रहा था। आदित्य ने कहा, रवीश, अगर यह सिस्टम की गलती है तो हम इसे ठीक करेंगे। लेकिन रवीश के चेहरे पर एक रहस्यमयी हंसी छा गई। क्या तुम समझते हो आदित्य साहब कि यह सिर्फ सिस्टम की गलती है?
तुम ठीक से जान नहीं पा रहे हो कि यहाँ क्या हो रहा है? राधिका चौंकते हुए पूछा, क्या मतलब है तुम्हारा रवीश? तुम कहना क्या चाहते हो? रवीश की आंखों में एक अजीब सी चमक थी। मुझे लगता है, उसने धीरे से कहा, कि ये सिर्फ एक साधारण गलती नहीं है। जो कुछ हो रहा है उसमें किसी की और ताकतें शामिल हैं। मुझे लगता है कि किसी ने जानबूझकर मेरी मदद की अपील को दबा दिया था और इसका फायदा उन्हें मिल सकता है। आदित्य और राधिका अब पूरी तरह से उलझन में थे। ये क्या राज था जो रवीश छुपा रहा था? क्या वास्तव में कोई और ताकतें थीं जो उसके रास्ते में आ रही थीं? आखिरकार रवीश ने अपना राज खोलते हुए कहा कि मेरे पास जो जमीन थी उसे कुछ महीने पहले एक आदमी ने मुझसे बहुत सस्ते दामों पर ले ली थी। उस आदमी ने कहा था कि ये जमीन एक बड़े प्रोजेक्ट के लिए जरूरी है और मुझे कुछ पैसे मिलेंगे। मैं कभी नहीं समझ पाया कि वो मुझसे ये जमीन क्यों ले रहा था। अब मुझे लगता है कि वो आदमी कोई और नहीं बल्कि डीएम के करीबी थे। राधिका और आदित्य दोनों अब चौंक गए। अगर ये सच था तो क्या डीएम का सिस्टम भी भ्रष्ट हो चुका था? क्या रवीश को गलत तरीके से चुप कराया गया था? राधिका और आदित्य की चिंताएं अब और गहरी हो गई थीं। रवीश ने जो कहा वो किसी बड़े गेम की ओर इशारा कर रहा था। अगर डीएम आदित्य के करीबी लोग इस जमीन की साजिश में शामिल थे, तो क्या ये सिर्फ एक छोटी सी गलती थी या कुछ और था? रवीश का दर्द और उसका क्रोध अब एक रहस्य की शक्ल ले चुका था। रवीश की बातें सुनने के बाद राधिका और आदित्य का दिल तेजी से धड़कने लगा। आदित्य ने रवीश से कहा, रवीश, अगर सचमुच ऐसा है तो हमें इस मामले को खोले बिना नहीं छोड़ सकते, लेकिन हमें बहुत सावधानी से कदम उठाने होंगे। रवीश की आंखों में हल्की सी उम्मीद थी, लेकिन डर भी था। वो जानता था कि अब वो जिस रास्ते पर जा रहा है वो बेहद खतरनाक हो सकता है। राधिका और आदित्य अब नए कदम पर चलने का फैसला करते हैं। आदित्य अपने विभाग के अधिकारियों से जानकारी हासिल करने की कोशिश करता है, लेकिन उसे हर कदम पर कोई ना कोई अड़चन आती है। वो महसूस करता है कि जैसे ही वो इस मामले के करीब पहुंचने की कोशिश करता है, कुछ न कुछ ऐसा हो जाता है जो उसे पीछे धकेल देता है। क्या यह संयोग था या कोई जानबूझकर उसे रास्ते से हटा रहा था? एक दिन आदित्य के पास एक अज्ञात कॉल आती है। वो कॉल सुनता है और ये उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा झटका बन जाता है। कॉल करने वाला व्यक्ति उससे कहता है, तुम जो भी कर रहे हो, अगर तुमने रवीश की मदद की तो तुम्हारा करियर खत्म हो जाएगा। तुम नहीं जानते कि तुम किससे भिड़ने की कोशिश कर रहे हो। कॉल अचानक कट जाती है। आदित्य अब पूरी तरह से समझ जाता है कि यह मामला उससे कहीं बढ़कर था। अब उसे समझ में आता है कि उसके आसपास की दुनिया में बहुत कुछ ऐसा चल रहा है जिसे वह समझने की कोशिश नहीं कर रहा था। राधिका को यह महसूस हो रहा था कि सिर्फ आदित्य के पास ही नहीं, पूरे सिस्टम में कुछ अजीब है। वो खुद रवीश के पुराने दोस्तों और रिश्तेदारों से बात करने का फैसला करती है। वो जानने की कोशिश करती है कि रवीश की जिंदगी में और कौन लोग शामिल थे और कौन से बड़े लोग उस पर दबाव बना रहे थे। रवीश के एक पुराने दोस्त से मुलाकात करते हुए वो कुछ और चौंकाने वाली बातें जानती है। उस दोस्त ने बताया, रवीश की जिंदगी में एक औरत भी थी जो किसी समय उसकी बहुत बड़ी मददगार थी, लेकिन फिर वो अचानक गायब हो गई। रवीश ने कभी नहीं बताया कि वो औरत कौन थी, लेकिन उसके बाद से उसकी हालत और भी खराब हो गई थी। राधिका को यह बात बेहद अजीब लगी। वो सोचने लगी कि औरत का भी इस पूरे खेल में कोई हाथ था। आदित्य और राधिका अब ये समझ गए थे कि वे किसी बड़ी साजिश के बीच में फंसे हुए हैं। रवीश को अकेला छोड़ने का मतलब था कि वे इस खेल के सबसे बड़े खिलाड़ियों के खिलाफ खड़े होंगे। और इस बार यह सिर्फ भ्रष्टाचार नहीं था, बल्कि एक गहरी साजिश थी जो सरकार के उच्च अधिकारियों से लेकर व्यापारिक वर्ग तक फैली हुई थी। रवीश के पास अब एक सुराग था। वो औरत जो उसकी मददगार थी, शायद इस पूरी साजिश की अहम कड़ी थी। रवीश का कहना था कि अगर मैं जान पाता कि वो औरत कौन थी, तो शायद मैं इस साजिश का खुलासा कर सकता था। आदित्य और राधिका को यह समझ में आता है कि अगर वे सच में रवीश की मदद करना चाहते हैं, तो उन्हें उस औरत का पता लगाना होगा जो अब तक एक रहस्य बनी हुई थी। लेकिन क्या वो औरत अब भी जिंदा थी? अगर थी, तो वो कहाँ थी?